मान लीजिए कि ये हमारे डीएनए में एक विशेष आनुवंशिक अनुक्रम का हिस्सा है और मूल सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि डीएनए को एमआरएनए बनाने के लिए एक टेम्पलेट की तरह उपयोग किया जाता है और एमआरएनए से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये जीन का सामान्य अनुक्रम है। मान लीजिए कि कोशिका चक्र के एस चरण यानी कि संश्लेषण चरण के दौरान जब डीएनए की प्रतिकृति बन रही होती है, किसी त्रुटि के कारण यहाँ ए और टी नाइट्रोजनी क्षार आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ टी की जगह ए आ जाएगा, जिसका अर्थ है कि यहाँ ए की जगह टी आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षार जोड़ा नियम यही कहता है। तो यदि आप इस नए अनुक्रम को लें, जिसे हम एक उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेटेड अनुक्रम कहेंगे, और उससे एमआरएनए बनाएं, तो ये नया एमआरएनए अनुक्रम होगा, जिसका अर्थ है कि यहाँ जो अमाइनो अम्ल पहले हिस्टिडीन था, अब वो ग्लूटामीन में बदल जाएगा। आप इसे उपलब्ध कोडॉन तालिका में जांच सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक नाइट्रोजनी क्षार के दूसरे में बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? यदि आप जैव अणु अध्याय से याद करें, तो हमने सीखा था कि प्रोटीन की विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। आपके पास प्राथमिक संरचना होती है जो अमाइनो अम्ल अनुक्रम है। फिर द्वितीयक संरचना होती है जो प्रोटीन एक दूसरे पर मुड़ते हैं और हेलिक्स या बीटा शीट्स बनाते हैं। और फिर तृतीयक संरचना होती है जहां दो या अधिक द्वितीयक संरचनाएं एक दूसरे के साथ परस्पर प्रतिक्रिया करती हैं। और फिर चतुर्थक संरचना भी होती है। हमने ये भी सीखा कि प्रोटीन की संरचना उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्परिवर्तन के कारण एक अमाइनो अम्ल को दूसरे में बदलने से इन संरचनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। प्राथमिक संरचना सही रूप से नहीं बन पाएगी, जिसके कारण तृतीयक संरचना प्रभावित होगी और इससे चतुर्थक संरचना भी प्रभावित होगी। यदि प्रोटीन की संरचना प्रभावित होती है, तो इसका अर्थ है कि उसका कार्य अंततः प्रभावित होता है। कुछ उत्परिवर्तन प्रोटीन रूपांतरण को समय से पहले ही रोक सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक अप्रभावी प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन पूरी तरह से लंबा नहीं बन पा रहा है, जिससे वो सही कार्य नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसे उत्परिवर्तनों के कारण कोई प्रोटीन बन ही नहीं पाता और अंततः प्रोटीन ही वो पदार्थ या तत्व होते हैं जो पूरे शरीर के कार्य को सही ढंग से संचालित करते हैं। तो यदि आपके पास एक अप्रभावी प्रोटीन है या कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है या कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा है जो सही तरीके से मुड़ नहीं रहा, तो अंततः शरीर के कार्य प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे उदाहरण जहां डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन होता है, जिससे एमआरएनए अनुक्रम में परिवर्तन होता है और इस कारण प्रोटीन अनुक्रम बदल जाता है, आनुवंशिक विकारों यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। इन्हें आनुवंशिक विकार कहा जाता है क्योंकि ये परिवर्तन डीएनए के स्तर पर किसी व्यक्ति के भीतर होते हैं। एक अन्य प्रकार के विकार को क्रोमोसोमीय विकार कहा जाता है, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम इसके बारे में एक अन्य वीडियो में अधिक बात करेंगे। ये तब होता है जब क्रोमोसोम की संरचना स्वयं बदल जाती है या क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल उन आनुवंशिक विकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां डीएनए अनुक्रम में एक या उससे संबंधित कुछ जीनों में परिवर्तन होता है। जब हम आनुवंशिक विकारों की बात करते हैं, तो दो मुख्य प्रकार होते हैं, अलिंगी और लिंगी। इसका अर्थ समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि हमारे पास 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या कुल 46 क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अलिंग होते हैं और एक जोड़ी लिंग क्रोमोसोम होता है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। यही हमारे क्रोमोसोम का एक्स एक्स या एक्स वाई भाग होता है। बाकी 22 जोड़े अलिंग यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं। यदि उत्परिवर्तन इन अलिंग क्रोमोसोम में किसी जीन में होता है, तो उसे अलिंगी विकार कहा जाता है। या यदि उत्परिवर्तन एक्स या वाई क्रोमोसोम में होता है, तो उसे लिंगी विकार कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन विकारों की वंशानुगत प्रवृत्ति को और करीब से देखेंगे। हम लोगों में आमतौर पर पाए जाने वाले ऐसे रोगों के उदाहरणों या प्रकारों पर भी आगे और वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आइए
अलिंगी विकार को देखें तो हमें पता है कि प्रत्येक जीन के लिए दो प्रतियां या दो प्रकार होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी यानी कि एलील कहा जाता है। और प्रत्येक युग्म विकल्पी के दो प्रकार होते हैं, प्रभावी यानी कि डोमिनेंट और अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। तो युग्म विकल्पी या तो प्रभावी होता है या अप्रभावी। अलिंगी विकारों के मामले में, जैसे कि अलिंगी प्रभावी विकार में, केवल एक ही उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी या जीन की प्रति रोग की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। मान लीजिए दो युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, प्रभावी और अप्रभावी। यदि जीनी प्ररूप है कैपिटल ए यानी समयुग्मजी प्रभावी, तो ऐसे अलिंगी प्रभावी विकार के मामले में यहाँ पे रोग प्रकट होगा क्योंकि दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी उत्परिवर्तित हैं। यदि जीनी प्ररूप है विषम युग्मजी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो भी प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी पर हावी होता है और बीमारी प्रकट होती है। यदि जीनी प्ररूप है समयुग्मजी अप्रभावी यानी दोनों युग्म विकल्पी अप्रभावी, तो बीमारी नहीं होगी क्योंकि कोई प्रभावी उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी नहीं है। लेकिन अलिंगी अप्रभावी मामलों में मामला इतना सीधा नहीं होता। अलिंगी अप्रभावी स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए दो उत्परिवर्तित अप्रभावी युग्म विकल्पी की प्रतियां मौजूद होनी चाहिए। चलिए विभिन्न परिदृश्यों को देखते हैं। जब जीनी प्ररूप समयुग्मजी प्रभावी होता है तो कोई अप्रभावी युग्म विकल्पी नहीं होता, तो इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब जीनी प्ररूप विषम युग्मजी होता है तो एक प्रभावी कार्यशील युग्म विकल्पी होता है जो अप्रभावी उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी को दबा देता है। तो ये व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो उस उत्परिवर्तित अप्रभावी युग्म विकल्पी का वाहक होगा। वाहक यानी कि कैरियर। तो अलिंगी अप्रभावी स्थितियों में ऐसे विषम युग्मजी लोगों को वाहक कहा जाता है। यदि जीनी प्ररूप समयुग्मजी अप्रभावी है यानी दोनों उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी मौजूद है, तो ये व्यक्ति बीमार होगा। आइए देखते हैं दो वाहकों यानी कि कैरियर माता पिता की संतानों में वंशानुगत स्वरूप। माता भी बीमारी की वाहक है, पिता भी वाहक है, दोनों विषम युग्मजी हैं। तो एक चौथाई संतान ऐसी होगी जिसे कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो समयुग्मजी प्रभावी होंगे। एक चौथाई संतान बीमारी से ग्रस्त होगी क्योंकि वो समयुग्मजी अप्रभावी होंगे। आधी संतान वाहक होगी, उन्हें बीमारी नहीं होगी लेकिन वो इसे अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो अलिंगी अप्रभावी विकार की अभिव्यक्ति के लिए दोनों उत्परिवर्तित अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या जीनी प्ररूप में मौजूद होना आवश्यक है। अलिंगी अप्रभावी विकारों के उदाहरणों में दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया शामिल हैं। हम इन विकारों के बारे में आगे किसी अन्य वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब आइए लिंगी विकारों के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने बताया, लिंगी विकार वो होते हैं जिनमें एक्स या वाई क्रोमोसोम पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन होता है। हमें पता है कि महिलाओं में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो महिलाएं केवल एक्स क्रोमोसोम वाले युग्मक बनाती हैं जबकि पुरुष 50% एक्स और 50% वाई युग्मक बनाते हैं। और जब ये युग्मक आपस में मिलते हैं तो 50% संभावना होती है संतान लड़की होगी या लड़का। और एक और बात याद रखने वाली ये है कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से काफी बड़ा होता है और इसमें अधिक जीन होते हैं। इसका अर्थ है कि एक्स संबंधित विकार अधिक होते हैं बनस्पत वाई संबंधित विकारों के। एक्स क्रोमोसोम में अधिक जीन होते हैं, इसलिए एक्स संबंधित विकार अधिक सामान्य है, वाई संबंधित विकार इतने आम नहीं है। तो लिंगी विकारों की वंशानुगत प्रवृत्ति कैसी होती है? हम विशेष रूप से एक्स संबंधित अप्रभावी स्थितियों पर ध्यान देंगे क्योंकि वो एक्स संबंधित प्रभावी स्थितियों की तुलना में अधिक सामान्य है। तो ये एक्स संबंधित अप्रभावी वंशानुगत प्रवृत्ति कैसे काम करती है? हमें पता है कि अप्रभावी का अर्थ होता है कि अलिंगी स्थितियों में दोनों उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी का होना आवश्यक होता है, लेकिन पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो वो अपनी माँ से प्राप्त करते हैं। यदि माँ सामान्य है यानी उसके पास कोई बीमारी नहीं है तो वो कार्यशील प्रभावी युग्म विकल्पी को संतानों को दे सकती है। लेकिन यदि माँ विषम युग्मजी है यानी उसके पास एक प्रभावी
और एक अप्रभावी युग्म विकल्पी है तो वो एक वाहक कहलाती है। प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति को दबा देता है, इसलिए वाहक में रोग प्रकट नहीं होता। वो इस अप्रभावी युग्म विकल्पी को अपनी संतान को दे सकते हैं, लेकिन स्वयं रोग प्रकट नहीं करते। तो जब ये वाहक माँ एक सामान्य पुरुष से संतान प्राप्त करती है, तो वंशानुगत स्वरूप ऐसा होगा। चूंकि पुरुष केवल एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से प्राप्त करते हैं और उनके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए एक ही अप्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति पुरुषों में रोग की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि एक्स संबंधित अप्रभावी स्थितियां पुरुषों में अधिक सामान्य होती हैं बनस्पत महिलाओं के। महिलाएं इस रोग की वाहक अधिक होती हैं बनस्पत स्वयं बीमार होने के। महिलाएं इस रोग से कब ग्रस्त होंगी? जब उनके पास दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी होंगे। ये तब संभव है जब दोनों माता पिता प्रभावित हो या माँ वाहक हो और पिता प्रभावित हो। केवल तभी महिलाएं रोगग्रस्त होंगी। ये स्थिति दुर्लभ होती है क्योंकि एक्स संबंधित विकारों का बचपन में ही पता चल जाता है और आनुवंशिक परामर्श उपलब्ध होती है, जिससे ऐसे विकारों की महिलाओं में वंशानुगति की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अंतः प्रजनन के मामलों में, जैसे कि चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह, इन जोखिमों में वृद्धि होती है। एक्स संबंधित अप्रभावी विकारों के उदाहरणों में हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी शामिल है। हम इन विकारों और उनके लक्षणों के बारे में एक अन्य वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो अलिंगी और लिंगी विकारों और उनकी वंशानुगति के बारे में था।